हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं केवल उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपके काफ़ी नज़दीक है तो पूरी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। आप लोगों का एक रिवीजन के तरीके से हम करा देंगे इस वाले लेक्चर में, ताकि आप लोगों का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से हो जाए, आप लोग बहुत अच्छे से दे पाओ। ठीक, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे। अब मैं बता दूं कि ये है क्या, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं कि ये जो है बेटा क्लास 10th ICSE का पूरा चैप्टर 2 है। ICSE बोर्ड के जो बच्चे हैं हमारे, जो जाएंगे इस बार 2025 का फाइनल एग्ज़ाम देने, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे, उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली। ठीक, बाकी तो ये चैप्टर बहुत सारे क्लासेस में पूछा जाता है। जैसे बेसिक लेवल पे अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। जो बच्चे नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, या जो बच्चे एनडीए सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, या एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। ठीक है ना। यानी वनडे एग्जामिनेशन में भी इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम सीधे बात करते हैं कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आई होप अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में, अपने घर जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, उन बच्चों को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और हम उनको एक अच्छा कंटेंट दे पाएँ। मैं पहले फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ, ये रिवीजन लेक्चर होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों? ये हमारा रिवीजन लेक्चर होने वाला है। तो रिवीजन के तरीके ही इसको ट्रीट करेंगे आप लोग। ठीक है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क क्या होता है। तो जब हम कंसाइज फिजिक्स उठाते हैं तो काफ़ी चीज़ें हाईलाइट हो जाती है। अब साफ साफ लिखा है कि वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी मेक्स द बॉडी मूव, दैट इज देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। तब वर्क होता है। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी मेक्स द बॉडी मूव, देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो आईसीएससी बोर्ड की खास बात ये होती है कि कीवर्ड्स लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं बेटा? कीवर्ड्स ज़रूर लिखने होते हैं, कीवर्ड्स नहीं छूटना चाहिए। तो ये पूरा एज इट इज़ आप लिख लेंगे तो ये वर्क हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ेंगे। आगे और क्या हो सकता है कि इफ़ अ फोर्स एक्ट ऑन बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट मूव, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देन नो वर्क इज डन। वर्क कैसा क्वांटिटी है? वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पुशिंग द वॉल, नो वर्क इज बीइंग डन बिकॉज देर इज़ नो मोशन। अगर एक इंसान ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो सामने दिख रहा है ये हमारा कलुआ है, और ये कलुआ हमारा क्या कर रहा है? दीवार को धक्का दे रहा है, इस तरफ पुश कर रहा है दीवार को। क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, और दीवार मूव नहीं कर रहा है, तो इसने कोई वर्क नहीं किया। अब बात करेंगे सीधा सीधा मेजरमेंट ऑफ वर्क की, कि कैसे वर्क को मेजर किया जाता है। तो वर्क को मेजर करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पर कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन? तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि फोर्स एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एस। एस किधर होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या दूसरा चीज़ इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए एस मल्टीप्लाइड बाई एस। इन दोनों ही फार्मूले से आप निकाल सकते हो वर्क डन। यानी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए? डायरेक्शन के फोर्स के डायरेक्शन में, या फोर्स किधर लगाया जाए? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन वाला फोर्स ले लें और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी वर्क डन निकल जाता है। तो वर्क का जो जनरल फार्मूला हमारा बनता है वो क्या बनता है? वर्क का जनरल फार्मूला एकदम साधारण, एकदम सिंपल, वो होता है एफ इंटू एस। ठीक है। लेकिन एकदम जनरल फार्मूला कि किसी भी एंगल पर हमारा फोर्स लगा दिया जाए बॉडी पर, किसी भी एंगल पर, उस सिचुएशन में वर्क डन का जनरल फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। ये जनरल फार्मूला है। ये क्या है बेटा? जनरल फार्मूला वर्क डन निकालने का। ठीक है। वर्क डन निकालने का जनरल फार्मूला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, और इस सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है। ठीक है। और इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक। और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस सरफेस पर हो रहा है, और एंगल दोनों के बीच में थीटा है। ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर है। तो क्या करेंगे? क्योंकि देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। दोनों क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और दोनों के बीच में हमारा एंगल क्या है?
थीटा है। तो एक्चुअल में वर्क डन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला एक और होता है कि वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करने पर बेटा आता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा जनरल फार्मूला होता है वर्क डन का कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो दोनों के बीच का क्या लेंगे, एंगल। तो यहाँ पर इस जनरल फार्मूले में जो कॉस थीटा है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। अब यहाँ से कुछ स्पेशल केसेज आ जाते हैं। स्पेशल केस क्या आ जाता है, मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं कि ये रिवीजन क्लास है, रिवीजन की तरह ही आपको इसको ट्रीट करना है। कि केस 1 हमारा ये है कि अगर थीटा जीरो हो, थीटा जीरो होने का मतलब कि बॉडी पर फोर्स, जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, ये सरफेस पर रखी है और फोर्स भी इधर ही लगा रहे हैं, अब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इसी के डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। इस सिचुएशन में कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है बेटा 1, तो हमारा वर्क डन क्या आ जाएगा, एफ इंटू एस। तो यहाँ से हमारा वर्क कैसा मिला, पॉजिटिव वर्क मिला। कैसा वर्क, पॉजिटिव वर्क। ठीक, अब एग्जाम्पल भी दे दिया कि एग्जाम्पल है इसका क्या हो सकता है कि अगर एक बॉडी ग्रेविटी के अंडर में सीधे गिरे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे लगेगा और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ होगा, तो फोर्स भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। इस सिचुएशन में हमारा वर्क डन फ्री फॉल बॉडी का कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। कितना हो जाएगा, mgh हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहाँ लिखा वर्क डन का फार्मूला, यहाँ पर ये लिखा, वर्क डन इज इक्वल टू mgh। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया जीरो वर्क, कौन सा वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन। अब दूसरा केस हमारे पास यहीं पर आज शुरू हो जाता है। ये किसका था बेटा, केस 1 था पॉजिटिव वर्क का, पॉजिटिव वर्क। अब हमारे पास आ गया केस 2। कहाँ है केस 2, ये रहा। केस 2 क्या होता है कि अगर दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 90 डिग्री पर हो, जैसे कि एक बॉडी ये है, ठीक है, ये हमारी बॉडी है और ये सरफेस है। मान लो बॉडी पर फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाएं ऊपर, या बॉडी पर फोर्स हम कोई नीचे के डायरेक्शन में लगाएं, इसको F1 लिख देता हूँ और इसको F2। और इन दोनों ही फोर्स के वजह से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा हो, तो अगर देखा जाए F1 से देखोगे तब भी एंगल 90 डिग्री बन रहा और F2 के साथ देखो तब भी एंगल 90 डिग्री बन रहा। तो इस फोर्स के लिए और इस डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर वर्क डन निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0। क्यों, क्योंकि F1 और S के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है बेटा, 0 होता है। इसलिए वर्क हमारा कैसा हो जाएगा, यहाँ पर वर्क हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 वर्क के अलग अलग कंडीशन है कि 0 वर्क हमारा कब कब हो सकता है। तो 0 वर्क कब होगा, जैसे एक बहुत बढ़िया सा सवाल ये पूछा जाता है ये कि द कूली डज वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ही मूव्स विद द लोड। कि अगर एक कूली की अगर हम बात करें, कूली अपने सर के ऊपर क्या कर ले, लोड ले ले, ये कूली है मान लो, और ये कूली अपने खोपड़ी के ऊपर ढेर सारा ऐसे लोड लेके इस तरफ जा रहा हो, रोड पे इधर टुकुर टुकुर जा रहा हो इस डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लगेगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए अगर हम वर्क डन निकालेंगे, ठीक है, वर्क डन बाई कूली निकालें अगर किसके रिगार्डिंग, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में निकालें, तो वर्क डन हमारा 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। जहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो गया वहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा। लेकिन जब रोड पर कूली जा रहा है तो भले डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन तो लग रहा है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो द कूली डज वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ही मूव्स विद द लोड, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा केस 0 वर्क डन का ये होता है कि 0 वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इन सर्कुलर मोशन। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है, और जबकि मोशन अगर बॉडी का इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में अगर हमारा क्या है, मोशन है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर हमेशा 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। इस वजह से वर्क डन हमेशा सर्कुलर मोशन के केस में, वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स के रिस्पेक्ट में वर्क डन हमारा 0 होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो 0 वर्क होने के 3 अलग अलग कंडीशन होता है। एक कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो तब भी वर्क 0 हो जाएगा। दूसरा कि बॉडी पर फोर्स ही ना लगे तब भी वर्क डन 0 हो जाएगा। और तीसरा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बन जाए तब भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है 0 वर्क डन के, जो कि आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं तीसरे केस में। तीसरा केस है कि अगर इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स, कि फोर्स के अपोजिट में अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कि ये बॉडी है और फोर्स हमारा इधर लग रहा है बॉडी पर और डिस्प्लेसमेंट हमारा उल्टे डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पर एंगल कितना बन गया है, 180। और कॉस 180 की वैल्यू होता है बेटा -1।
तो वर्क डन हमारा नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? जनरल फार्मूला क्या है? एफ एस कॉस थीटा, तो एफ और एस कॉस थीटा की जगह -1 तो माइनस एफ एस आ जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव वर्क डन है, ये हमारा नेगेटिव वर्क डन है। अब नेगेटिव वर्क डन कब होता है? अगर बॉडी मोशन कर रहा हो, ठीक, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के रिस्पेक्ट में वर्क डन नेगेटिव होता है कि व्हेन बॉडी मूव्स ऑन अ सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड सरफेस इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, देयरफॉर द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेगेटिव। आगे, व्हेन अ बॉल ऑफ मास m थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम a to b to up to a height h, द डिस्प्लेसमेंट h in upward इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि अगर एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंके तो मोशन इस तरफ होगा, तो जिस डायरेक्शन में मोशन होगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, जबकि बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगेगा? नीचे। तो अब इस सिचुएशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में वर्क डन निकालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री। तो यहाँ भी हमारा वर्क डन कितना जाएगा? एफ एस आ जाएगा। अब फोर्स हमारा mg हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि कितने हाइट तक बॉडी को फेंका गया? h हाइट तक। तो इस सिचुएशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो वर्क डन बराबर फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg और डिस्प्लेसमेंट h, तो -mgh हमारा वर्क डन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जो कि यहाँ पर लिखा गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन जनरल अगर हम बात करें फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क है ना, तो हमारा वर्क डन इतना ही होता है। 10 वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज सेम वेदर अ पर्सन कम्स डाउन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट यूजिंग स्टेयर और स्लोप और अ लिफ्ट और एलिवेटर। तो इस सिचुएशन में हमेशा वर्क डन क्या आता है जी? mgh के बराबर। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम वेदर अ पर्सन कम्स डाउन, और ये कीवर्ड है कम्स डाउन, अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। इफ़ अ बॉय ऑफ मास m गोज अप थ्रू अ वर्टिकल हाइट h इधर डायरेक्टली और थ्रू द स्टेयर केस और स्लोप और लिफ्ट, द वर्क डन इज इक्वल टू -mgh। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, इसलिए तो ये आपको याद रखना है। अब यूनिट ऑफ वर्क की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क जो होता है जूल होता है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क जूल। सम टाइम एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है डिफाइन 1 जूल। तो 1 जूल क्या है? 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन। कि जब 1 न्यूटन का फोर्स बॉडी पर लगे और बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में 1 मीटर डिस्प्लेस हो, तब वर्क डन हमारा 1 जूल का होगा। अब कुछ बिगर यूनिट्स ऑफ वर्क डन होते हैं, किलो जूल, मेगा जूल, गीगा जूल। अगर किलो जूल है तो 10⁻³ जूल के बराबर होगा, मेगा जूल है तो 10⁻6 जूल के बराबर होगा, और गीगा जूल है तो 10⁻9। ये किलो, मेगा, गीगा ये हमारे प्रीफिक्स होते हैं, और ये आप क्लास 9th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, चैप्टर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट वर्क का अर्ग होता है, और एक अर्ग कितने के बराबर होता है? तो 1 जूल, ध्यान रखना, 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वर्क था। वर्क के बाद आगे बढ़ेंगे जब, तो वर्क के बाद हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? वर्क के बाद हमारे पास आ जाता है पावर। वर्क के बाद क्या आ जाता है? पावर। पावर क्या होता है? डिफिनेशन क्या है? तो पावर का सिंपल सा डिफिनेशन होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क है, तो मान लें अगर कि द पावर स्पेंड बाय ए सोर्स इज मेजर द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर सेकेंड बाय द सोर्स, कि अगर 1 सेकेंड में जितना काम हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा हो 1 सेकेंड में, उसी को पावर कहेंगे। ठीक, मान लेते हैं कि इफ़ डब्ल्यू वर्क इज डन इन टी टाइम, डब्ल्यू वर्क टी टाइम में, टी सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में W/T, तो 1 सेकेंड में किया गया वर्क पावर हो जाएगा। तो पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, तो ये हमारा फार्मूला है, वर्क डन अपॉन टाइम इज फार्मूला। अब यहाँ से ध्यान रखना, पावर स्पेंड बाय सोर्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग 2 फैक्टर। एक, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स, दूसरा टाइम टेकन बाय द सोर्स टू डू द सेड वर्क, जो काम किया गया है उसका टाइम कितना लगा। इन 2 ही बातों पर पावर डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ते हैं पावर को लेके। ठीक है, किसको लेके? पावर को लेके। तो ध्यान देना बेटा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, अब पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम। तो अगर वर्क की जगह फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर रख सकते हैं, वर्क डन बराबर क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टाइम डिवीजन में है। सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कह सकते हैं। तो अब जब एस अपॉन टी की बात करें तो ये एस अपॉन टी तो वी बन गया, तो पावर का फार्मूला क्या बन गया? फोर्स इंटू ये वाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी या स्पीड। तो फोर्स इंटू स्पीड ये भी हमारा पावर का एक फार्मूला है।
ये भी आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग यूनिट ऑफ पावर का। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? तो यूनिट ऑफ पावर बेटा एसआई यूनिट ऑफ पावर वॉट होता है। ठीक है, क्या होता है? वॉट। सवाल में ये भी आता है कि 1 वॉट पावर कब होगा, डिफाइन 1 वॉट। तो इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ये किसके लिए बेटा? 1 वॉट का डिफिनेशन है, 1 वॉट का डिफिनेशन है। ठीक है, याद रखना वॉट किसका यूनिट है? पावर का है। तो 1 जूल, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, द पावर स्पेंड इज सेड टू बी 1 वॉट। ठीक है, बिगर यूनिट की बात करें, बिगर यूनिट ऑफ पावर की, तो किलो वॉट होता है, मेगा वॉट होता है, गीगा वॉट होता है। अब मेगा, किलो, गीगा का मतलब हमेशा सेम रहता है। किलो मतलब 10 टू द पावर 3, मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, गीगा मतलब 10 टू द पावर 9 हमेशा। स्मॉलर यूनिट की बात करें तो स्मॉलर यूनिट में मिली वॉट हो जाएगा, माइक्रो वॉट हो जाएगा। मिली का मतलब 10 टू द पावर -3, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6। सीजीएस यूनिट ऑफ पावर की बात करें, सीजीएस यूनिट ऑफ पावर, तो इसको अर्ग पर सेकेंड कहते हैं, अर्ग पर सेकेंड कहते हैं। अब 1 वॉट कितने अर्ग पर सेकेंड के बराबर होगा? 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेकेंड के बराबर होगा। अब हॉर्स पावर क्या है? ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि इट इज़ अनदर यूनिट ऑफ पावर लार्जली यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लार्जली यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब 1 हॉर्स पावर 746 वॉट या 0.746 किलो वॉट के बराबर होता है। सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये, डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर। वर्क क्या है? तो वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जबकि पावर है, पावर ऑफ सोर्स इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इट। दूसरा, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, पावर स्पेंड ऑन डिपेंड्स ऑन टाइम इन विच वर्क इज डन, कि कितने टाइम में वो काम किया गया है उस टाइम पर डिपेंड करेगा, लेकिन उस काम को करने में कितना समय लगा इस पर वर्क डिपेंड नहीं करेगा। एसआई यूनिट जूल होता है, एसआई यूनिट वॉट होता है, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होते हैं। अब हम लोग इतनी बात समझ गए, तो अब हम चलेंगे सीधा एनर्जी की तरफ कि एनर्जी क्या है। एनर्जी एज ए वर्क डन, कि एनर्जी एक्चुअल में क्या है, तो इसको समझने के लिए सीधा सीधा यहाँ आएंगे। द एनर्जी ऑफ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, सीधा बिना ज़्यादा दिमाग लगाए कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, लाइक वर्क एनर्जी इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी, जैसे वर्क है ना, वर्क की तरह एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पावर, वर्क पढ़ा, पावर पढ़ा और अब एनर्जी पे आ गए। ये तीनों ही हमारे कैसे क्वांटिटी हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी हैं। याद रखना, एकदम भूलना बिल्कुल भी नहीं है। यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें तो एसआई यूनिट वर्क की तरह ही हो जाएगा, जूल। सीजीएस यूनिट अर्ग, 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर। अब यहाँ पर बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें तो वॉट आवर भी होता है, किलो वॉट आवर होता है। वॉट आवर क्या है? 1 वॉट आवर का मतलब 1 घंटे में किया गया काम। कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो 1 वॉट आवर इज द एनर्जी स्पेंड या वर्क डन बाय सोर्स ऑफ पावर 1 वॉट इन 1 आवर। ठीक है, 1 वॉट आवर का मतलब क्या हो गया कि 1 घंटे में कितना काम किया गया है, 1 घंटे में कितना काम किया गया है। तो 1 घंटे में जो काम किया जाएगा उसी को 1 वॉट आवर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो 1 वॉट आवर का मतलब 1 वॉट इंटू 1 आवर, 1 वॉट का मतलब 1 जूल पर सेकेंड और 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड। तो 3.6 किलो जूल हो जाता है 1 वॉट आवर। किलो वॉट आवर क्या है? उसी में किलो लगा दिया। ठीक, 1 किलो वॉट आवर इज द एनर्जी स्पेंड बाय द सोर्स ऑफ पावर 1 किलो वॉट इन 1 आवर, कि जब 1 किलो वॉट के सोर्स, पावर सोर्स से 1 घंटे में जो काम होगा उसे 1 किलो वॉट आवर कहेंगे। तो 1 किलो वॉट आवर का मतलब 1 किलो वॉट इंटू 1 आवर, 1 किलो वॉट का मतलब 1000 जूल पर सेकेंड, 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो यहाँ पर ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि 1 किलो वॉट आवर का मतलब ये वैल्यू, और ये इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू मैं ज़्यादा रगड़ दे रहा हूँ, ज़्यादा हाईलाइट हो गया, ज़्यादा डार्क, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और याद रखना 1 वॉट आवर का मतलब 3600 जूल, 3600 जूल। ठीक, ये पूछा जाता है। अब जो किलो वॉट आवर है बेटा, ये किलो वॉट आवर बेसिकली कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। हम इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट इस फॉर्म में। तो जो 1 यूनिट का मतलब 1 किलो वॉट आवर का मतलब ही होता है 1 यूनिट, इसी का मतलब होता है 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट अगर आपने बिजली खर्च की, इसका मतलब आपने इतना जूल एनर्जी कंज्यूम किया। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, अब एनर्जी का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है जनरली वो होता है कैलोरी, कि हीट
और हीट एनर्जी को इन जनरल कैलोरी में मेजर करते हैं। तो हीट एनर्जी इज यूजुअली मेजर्ड इन कैलोरी, ठीक है, हीट एनर्जी। 1 कैलोरी इज द एनर्जी required in raising the temperature of 1 gram of water from 14.5 to 15.5 degree Celsius, that is 1 degree Celsius। 14.5 से 15.5 तक बढ़ाया, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 तक बढ़ाने में जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बेसिकली कितना होता है बेटा? तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। और किलो कैलोरी, किलो आ गया मतलब 1000 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 किलो कैलोरी का मतलब 1000 कैलोरी, और 1000 कैलोरी का मतलब अब इसमें 1000 इस 4.18 में 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4180 जूल आ जाएगा। 4180 यानी 4180 जूल, ठीक है। तो किलो कैलोरी इज बिगर यूनिट ऑफ हीट एनर्जी होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंपॉर्टेंट है कि द एनर्जी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल इज वेरी स्मॉल सो इट इज मेजर्ड इन एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि जो एटॉमिक पार्टिकल की एनर्जी होती है स्मॉल होती है और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ये क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाए तो जो एनर्जी वो गेन करेगा उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू आपको याद रखना है 1 वोल्ट। तो इतना ही, यानी इतनी वो जूल आ गई एनर्जी। यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही जूल एनर्जी होती है। अब एक सवाल और पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। ये डिफरेंस वाले जितनी भी चीज़ें हैं ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एनर्जी क्या है, पावर क्या है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, जबकि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड बाई इट। एनर्जी स्पेंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम वेयर पावर डिपेंड्स ऑन टाइम। SI यूनिट इज जूल, SI यूनिट इज वॉट। दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर। दोनों ही वर्क से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। कि काम करने की जो कैपेसिटी है, वर्क करने की जो टेंडेंसी है वो एनर्जी है। कोई वर्क कितने टाइम में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में किया गया वर्क पावर है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। किस तरह के एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, उस पर भी हम बात करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल तो आप लोग कर ही लोगे, लेकिन ये एक एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल अप अ बॉडी ऑफ मास 2 kg थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर along एन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर 2.9, जो कि यहाँ है। कैलकुलेट वर्क डन बाय फोर्स इन पुलिंग द बॉडी। बॉडी को A से B तक ले जाया गया है भाई। अब ध्यान से देखो, बॉडी को इधर ले जाया गया है, किधर? इस डायरेक्शन में ले जाया गया है 15 डिग्री न्यूटन के फोर्स से, ठीक। और ये हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री एंगल पर है? 30 डिग्री। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 5 मीटर। तो वर्क डन बाय द फोर्स इन पुलिंग द बॉडी। दूसरा पूछा वर्क द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस पहला वाला पार्ट की, ठीक, कि 15 न्यूटन के फोर्स से इसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेस करा के ले जाया गया। तो सीधा सीधा पहला केस, इस केस का वर्क डन हो जाएगा कि FS, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो पहले का जवाब हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सीधा, कि वर्क डन बराबर फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो 15 न्यूटन गुणे 5 75 जूल। दूसरा पूछा द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर ध्यान से देखो बेटा इस सवाल को, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, और ये एंगल 30 है, तो ये एंगल 90 है कि नहीं है? तो ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया टोटल? 120 डिग्री। अब कॉस में हमारा फार्मूला होता है कि वर्क डन बराबर FS इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का मतलब यहाँ पर आ गया कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं FS इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कॉस 90 प्लस 30 बेटा माइनस साइन 30 होता है, तो माइनस FS इंटू साइन
30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पर हमारा वर्क डन जो निकल के आएगा वो आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और साइन 30 की जगह /2, यानी माइनस में Fs/2। अब और फोर्स कितना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो हमें मास पता होना चाहिए। मास दे रखा है 2 kg, जी की वैल्यू दिया नहीं है तो 10 ले लेंगे। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं इधर दूसरे सवाल में कि वर्क डन बराबर, तो पहले तो फोर्स निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहले पूछा है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द बॉडी। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हमारा ये हो गया कि mg, मास को g से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना न्यूटन। दूसरा उसके बाद पूछा वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, g की वैल्यू इतना लेना है। तो वर्क डन बराबर अभी हमने बता दिया कितना हो जाएगा बेटा, mg फोर्स ऑफ ग्रेविटी m, यानी सीधा सीधा हमने यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए वर्क डन आपको समझा दिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाला वर्क डन Fs। अरे यार ये क्या हो गया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -Fs, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 ये भी लिखना है। तो हमारा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी ये रहा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आपके सामने ये रहा। ठीक, कि mg फोर्स ऑफ ग्रेविटी, mg हो गया, ठीक, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये डिस्प्लेसमेंट और साइन 30। तो mg की वैल्यू आई गया 19.6, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो ही रहा है, और साइन 30 1/2 कितना आ गया 49 जूल। ठीक, और ये नेगेटिव वर्क डन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसा वर्क डन होगा बेटा, ये नेगेटिव वर्क डन होगा। कैसा, मैं बता दे रहा हूँ, नेगेटिव वर्क डन होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इन्होंने नेगेटिव नहीं लिखा है इन्होंने, ठीक है, वर्क डन, ठीक है, अब इन्होंने ये चीज़ नहीं लिखा है। अच्छा, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए एक और नेगेटिव वर्क डन होगा, ध्यान रखना, क्योंकि बॉडी ऊपर गई है नीचे नहीं आई है, तो ये नेगेटिव वर्क डन होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है बेटा। क्या होगा, ये नेगेटिव वर्क होगा। आगे इन्होंने क्या पूछा है, आगे पूछा अकाउंट द डिफरेंस इन द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट दोनों कि वी नोट दैट कि W इज़ ग्रेटर देन W डैश, क्योंकि ये नेगेटिव है। द डिफरेंस इन वर्क डन, यानी कि दोनों में, क्योंकि पहले वाले में 75 जूल आया और इसमें 49 जूल, 16 जूल का है। एक्चुअली 16 जूल इज़ द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द इंक्लाइंड प्लेन। इस वजह से पहले वाले केस में 16 जूल ज़्यादा है और दूसरे वाले में कम है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा सवाल भी इंपॉर्टेंट होता है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 10 to the power 5 kg ऑफ कोल पर आवर ऑफ अ माइन फ्रॉम 360 मीटर डीप, टेक जी इक्वल टू इतना। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर केवल साइन का यूज नहीं किया गया है, ठीक है, साइन का यूज नहीं किया गया, केवल आपके क्लास में जैसे इस वाले सवाल में आप देखो, ये वर्कडन जो निकलता है ये नेगेटिव वर्कडन होगा। ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव लिखा क्या, नहीं लिखा, लेकिन जब हम थ्योरी आप पढ़ते हो तो थ्योरी में आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के वर्क देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, दोनों तरह के वर्क आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट था, ये नेगेटिव वर्क का, नेगेटिव वर्क में ये बात बताई गई, क्या बताई गई यहाँ पर कि व्हेन अ बॉल ऑफ मास, हमेशा कहाँ पे बताया गया, ये बात हमने हाईलाइट भी किया है आपको, यहीं पर किया हाईलाइट कि व्हेन अ बॉल ऑफ मास थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ए टू बी हाइट h, displacement h is opposite to the direction of force of gravity, so the work done by the force of gravity in displacement h is minus mgh, that is negative। तो ये हमेशा याद रखना। जबकि when a body moves surface, जबकि बॉडी हमारी क्या करे, डाउन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के फेवर में अगर नीचे जाए, नीचे की तरफ मूव करे, तो हमेशा वर्क डन पॉजिटिव होगा। और ये पॉजिटिव वर्क के केस में हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ, केस 1 पॉजिटिव। ठीक है, कि इन फ्री फॉल ऑफ बॉडी मास अंडर ग्रेविटी थ्रू हाइट ए टू बी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पॉजिटिव। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन के केस में हमेशा क्या होगा, हमेशा अपवर्ड के केस में नेगेटिव वर्क डन होगा। बॉडी अगर ऊपर जा रहा है तो, नीचे आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये बात हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा था कि देखो बहुत क्लियरली हमने ये चीज़ देखा था कहीं और हाईलाइट भी किया था कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज सेम वेदर अ पर्सन कम्स डाउन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट यूजिंग स्टेयर, ये या इफ अ बॉडी ऑफ मास सेम गोज थ्रू अ वर्टिकल हाइट एच, इधर डायरेक्टली और थ्रू द स्टेयर केस और लिफ्ट, वर्क डन इज इक्वल टू इतना इज, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है ना, और वर्क W बराबर mgh इज वर्क डन बाय द बॉय अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, होगा mgh ही, बट पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क रहता है और कोई
लफड़ा नहीं होता। तो ये भी एक बढ़िया सवाल था जो कि हमने डिस्कस किया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा है कि पावर हमको कैलकुलेट करना है इंजन का, इतना केजी का दे रखा है, पर आवर की बात कर रहा है, इतना मीटर डीप दे रखा है। तो फोर्स वर्क डन अगर निकालेंगे ग्रेविटी के अगेंस्ट तो mgh आ जाएगा। तो वर्क डन बराबर mgh, पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, बस वैल्यू रख देंगे mgh डिवाइडेड बाई टाइम, जो आ जाएगा दैट इज़ द पावर, और कुछ भी नौटंकी इसमें नहीं करना है। ठीक है। अब लिखा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना एक्सप्रेस इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब जूल में दे रखा हो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो हमेशा जूल वाली वैल्यू को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, जो आ जाएगा वो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चीज़ों को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इतनी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है। अब बात है कि इंपॉर्टेंट टर्म क्या क्या सवाल है। डिफाइन टर्म एनर्जी एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट, इंपॉर्टेंट है। ठीक। और क्या इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है भाई इस सवाल में, इस ठीक डिफाइंड, ये सब इंपॉर्टेंट है। स्टेट टू फैक्टर ऑन विच पावर स्पेंड इतना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी एमसीक्यूज क्वेश्चन, वन हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट के बराबर होता है। ये अब किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, ये आपको पता ही है। और न्यूमेरिकल आपको किसी भी तरीके के मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। और एक बहुत बढ़िया सा सवाल यहाँ पर है एफिशिएंसी का रिलेटेड। तो मैं एफिशिएंसी का फार्मूला आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा। एफिशिएंसी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वर्क का एफिशिएंसी, पावर के टर्म में एफिशिएंसी पूछे, हमेशा ध्यान रखना इस बात का। जैसे मान लो आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हो, और एग्ज़ाम देने जाते हो, मान लो 100 नंबर का पेपर है। अब 100 नंबर के पेपर में किसी बच्चे ने 80 मार्क्स से स्कोर किया, तो टीचर इस मार्क्स को लिखता कैसे है आपके पेज पे, वो लिखेगा 80 डिवाइडेड बाई 100 और उसके बाद गोला बना के साइन कर देता है। 80 क्या है, 80 है आउटपुट जो आप ऑब्टेन किए हो। 100 क्या है, 100 वो चीज़ है जो आपको इनपुट में दिया गया था। तो 108 आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट गिव्स योर इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी को हमेशा इसी तरीके से याद रखना है, मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। जैसे कि यहाँ पर ये एक सवाल बहुत बढ़िया सा था, ये वाला दिया है कि अ पंप इज यूज टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट वर्क डन। तो वर्क डन का फार्मूला सीधे यहाँ पर mgh से निकल आएगा। ठीक। मास दे ही रखा है, जी की वैल्यू सवाल में दिया होगा, कितना लेना है, 10 लेना है। तो इसमें रखोगे आपको वर्क डन मिल जाएगा। दूसरा पावर एट विच द पंप वर्क, तो पावर का मतलब हो गया कि जो वर्क आ जाए वो डिवाइडेड बाई टाइम 10 सेकेंड दिया है, तो सीधा इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो वर्क डन बाई टाइम से आपका पावर आ गया। उसके बाद आगे पूछ लिया द पावर रेटिंग ऑफ पंप ऑफ इट्स इफिशियंसी इज 40%। ठीक है, कि पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ़ इट्स इफिशियंसी इज 40%। पावर रेटिंग क्या होगा जबकि उसकी खुद की इफिशियंसी 40% है। तो भाई यहाँ जो पावर निकल के आया ना, उस पावर का क्या करेंगे, जो भी पावर आया, जैसे मान लो सेकेंड केस में पावर आपका कितना आया बेटा, ये देखो आंसर में दे रखा है 40 किलोवाट पावर आया वर्क डन अपॉन टाइम से। अब पावर रेटिंग की बात कर रहा है, तो एफिशिएंसी का मतलब यूजफुल पावर अपॉन इनपुट पावर। तो जो आपने इनपुट पावर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इनपुट पावर आपसे पूछा गया कि इनपुट में कितना दिया गया है, वही पावर रेटिंग हो। यूजफुल वर्क तो आपने कर लिया, तो इनपुट पावर आपका कितना हो जाएगा, पी इनपुट। तो पी इनपुट बराबर हो गया यूजफुल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी 40% मतलब 40/100। तो वर्क डन हमारा कितना, कि इनपुट वाला पावर यूजफुल पावर कितना हुआ है 40 किलोवाट, तो हमने लिख दिया 40 किलोवाट। ठीक। और डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी 40%, तो 40% का मतलब हो गया 100। ये 100 यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। 40 से 40 खत्म हो गया। ठीक है ना, तो बचा क्या 100, क्योंकि ये वाला 100 उठ के ऊपर चला गया है, तो कितना आ गया 100 किलोवाट। ठीक है, तो इन पावर इनपुट का मतलब पावर रेटिंग का मतलब कि आपसे इनपुट वाला चीज़ पूछा गया है, तो 100 किलोवाट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके के सवाल भी आप लोगों को देखने को मिलता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, इस तरीके का सवाल भी आप लोगों से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 10 दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, कि पावर ऑफ मोटर इज़ 40 किलोवाट।
व्हाट स्पीड कैन द मोटर रेज द लोड ऑफ इतना न्यूटन। तो यहाँ पर डायरेक्ट पावर का कौन सा फार्मूला आप लगा दोगे, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू स्पीड वाला, ठीक है, स्पीड पूछा गया है, बस ख़त्म कहानी हो जाएगा। यानी कि स्पीड आपका कितना हो जाएगा, पावर अपॉन फोर्स। पावर दे दिया 40 किलोवाट, तो 40 या किलो का मतलब 1000, ठीक, वी बराबर तो पावर अपॉन फोर्स, फोर्स है 20,000, तो 1 2 3 1 2 3 0 0 2 से 4 काटेंगे 2 मीटर पर सेकेंड, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये भी आपको एक अच्छा सा सवाल है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक सवाल स्टेप वाला होता है जो बहुत बढ़िया है, ये लिखा है बॉय वेट 350 न्यूटन क्लाइंब अप 30 स्टेप ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई इन 1 मिनट, वर्क डन और पावर स्पेंड। ठीक है ना, तो देखो 30 स्टेप है और एक स्टेप की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर की, तो टोटल कितने 20, एक स्टेप 20 सेंटीमीटर का है, 30 स्टेप है, तो टोटल कितना सेंटीमीटर हो गया, 600 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। 600 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, ये मीटर में आ गया, मतलब ये 1 2 1 2 एक जीरो हटाओगे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा सीधे, तो 0.6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है ना, तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, mgh से निकलेगा, वर्क डन mgh, एच कितना लेंगे 600 सेंटीमीटर, जिसे कि 0.6 मीटर लिखना है, और mg की वैल्यू 350 न्यूटन दे रखा है। ठीक, और h की वैल्यू आपको पता चल गया 0.6, तो मल्टीप्लाई कर दोगे सीधा इतना आंसर आ जाएगा। उसके बाद पावर स्पेंड पूछा है, तो पावर स्पेंड मतलब mg, ये जो वैल्यू है इसी को 1 मिनट यानी 60 सेकेंड से डिवाइड कर दो, आ जाएगा, देख लो 2100 डिवाइडेड बाई 60, 0 0 ख़त्म। ठीक, 2 से काट दो, 3 से काट दो, 3 दूना 6, और 3 से काट दो 70, 2 से 70 को काट दो 35, तो 35 वाट आ गया कि नहीं आ गया। तो बड़ा इजी होता है, इस तरीके के सवाल भी आपको एग्ज़ाम में आते रहते हैं। बाकी और कौन कौन से सवाल है जो आपके काम के हैं वो भी मैं बता दूँ। ये वाला सवाल, अ मैन रेज अ बॉक्स 50 kg टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 20 सेकेंड वाइल अनदर मैन रेजेज द सेम बॉक्स टू द सेम हाइट इन 50 सेकेंड। एक ने ज़्यादा टाइम लिया और एक ने कम, तो पहले वाले की पावर ज़्यादा होगा, दूसरे वाले का पावर कम होगा। कंपेयर वर्क डन, वर्क डन तो दोनों का सेम रहेगा, क्या रहेगा, वर्क डन सेम, क्योंकि सेम हाइट तक सेम बॉक्स को ले जाया गया है तो वर्क डन सेम होगा। लेकिन आगे पूछा गया है कंपेयर द पावर डेवलप्ड बाय देम, तो पावर जो कम समय में उसी उतना ही काम कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पहले अब पावर कैसे निकालना है, वहीं P1/P2 से, ठीक है, P1/P2 से, तो आपका P1/P2 का रेशियो निकल के क्या आ जाएगा 5:2, वर्क डन सेम आ जाएगा। आगे पूछा है बी, कैलकुलेट वर्क डन द पावर डेवलप्ड बाय ईच मैन, तो वर्क डन भी निकालेंगे तो दोनों का वर्क डन निकल के आएगा सेम mgh से। दूसरा पावर भी दोनों के अलग अलग आएंगे क्योंकि दोनों का टाइम अलग अलग है, एक 20 सेकेंड में 2 मीटर चढ़ा रहा है और एक 50 सेकेंड में, तो जो 20 सेकेंड वाले का पावर ज़्यादा होगा, देखो 50 वाट आया, और 50 सेकेंड वाले का पावर 20 वाट आया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तो इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे। अब हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी पॉजिटिव बाई बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इट इज़ 2 फॉर्म्स, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से होता है ये याद रखना है, डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। द एनर्जी पॉजिटिव बाई ए बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स चेंज इन पोजिशन और कन्फिग्रेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसका सिंबल है यू, एनर्जी है तो एसआई यूनिट सेम रहेगा। अब एग्जांपल भी समझ लेते हैं। अ बॉडी प्लेस्ड एट ए हाइट अबव द ग्राउंड, अ वाउंड अप वॉच स्प्रिंग, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग, अ बेंट बो, अ स्ट्रेच्ड रबर एक्सेट्रा एक्सेट्रा हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी। एक बॉडी कुछ हाइट पर रखा हो, या एक स्प्रिंग वॉच हो, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग हो, एक बेंट बो हो, बेंट बो का मतलब तीर, तीर कमान, कमान ऐसे घुमा रहता ना मोड़ा रस्सी के सहारे, तो उस चीज़ को। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है mgh। ठीक है, उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी चीज़ को खींचते हैं, जैसे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप कम खींचोगे या कुछ करोगे तो उसमें जो एनर्जी वर्क होगा डिफॉर्म करने में, वो हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिफॉर्मिंग द बॉडी इन चेंजिंग द कन्फिग्रेशन ऑफ द बॉडी, ये होता है। कोई दिक्कत
और ये क्या होता है कि वर्क इज डन लिफ्टिंग द बॉडी अप एंड इट्स गेस्ट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट हाइट h, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाता है। अब आगे बात करें, प्रिसाइजली mgh इज द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज रेज्ड टू अ हाइट h above द ग्राउंड, बट देयर वी हैव एज्यूम्ड दैट व्हेन अ बॉडी इज ऑन द अर्थ सरफेस इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। एजम्पशन पे ये काम चलता है, किस पर? एजम्पशन पर, कि अगर एज्यूम हम ये चीज़ करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे क्या है, हमारी एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तब जाके हम सोल्व करते हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। अब यहाँ से समझते हैं कि व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज टेकन अप फ्रॉम हाइट h1 टू अ हाइट h2, तो अबव द ग्राउंड लेवल h2 इज ग्रेटर देन h1, तो जो हमारा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh2, इनिशियल होगा mgh1, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पॉजिटिव बाई अ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का सिंबल है के। अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ mv², याद रखना है फार्मूला। ठीक है, ये क्या होता है? द काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव बाई अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क विच द मूविंग बॉडी कैन परफॉर्म बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, यह एक बॉडी रेस्ट में थी, उस पर इतना वर्क किया गया कि वो मोशन में आ गई एक टाइम में। अब मोशन में आने के बाद वो इस पर्टिकुलर स्पीड को मेंटेन रखती है, तो उस स्पीड तक पहुंचाने में किया गया वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन भी होता है भाई, अगर सपोज हम ऐसा कर लें कि सपोज अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स f, लेट a बी द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और इतने में बॉडी s डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, तो रिटार्डिंग फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स इन स्टॉपिंग इट, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रिटार्डिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया। अब नाउ कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट s, तो इनिशियल वेलोसिटी v था, फाइनल वेलोसिटी u, तो हम ये तीसरा इक्वेशन अगर यूज करेंगे, अब v को जीरो रख दे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ जाएगा s बराबर v²/2 है। और ये वैल्यू जब डिस्प्लेसमेंट की जगह रख देंगे, और फोर्स तो हमारा a में है ही, तो हमारा सोल्व करने पर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो यही काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है जो कि आपको याद रखना है। अब एक और चीज़ होता है रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv², मोमेंटम का होता है p बराबर mv। तो अगर दोनों को ध्यान से देखा जाए बेटा, तो k बराबर 1/2 m, और ध्यान से देखना कि क्या किया गया है यहाँ पर कि अगर हम p वाले, इसमें mv लिखा है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अगर काइनेटिक एनर्जी वाले में यहाँ पर अगर मैं m/m और कर दूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है ना, रिलेशन निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैं देखो कहाँ पे बता दूँ, जगह थोड़ा सा खाली मिल जाए। देखो ऐसे निकाल लेते हैं, मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना कि बेटा मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? m इंटू वी, और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? 1/2 m इंटू v²। तो अगर इधर भी m से मल्टीप्लाई कर दें और m k की तरफ भी m से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं। तो अब इतना टर्म को एक साथ कंबाइन करके लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 1/2, 2 बार m है, v² है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mv का स्क्वायर। और mv की वैल्यू क्या है? mv तो एक्चुअल में मोमेंटम है। तो अब यहाँ से लिख दिया जाता है इसकी हेल्प लेके कि काइनेटिक एनर्जी, भाई ये क्या है? mk, तो यहाँ लिख दिया m इंटू के बराबर 1/2 इंटू p²। 2 इधर आ जाएगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में इस तरफ आ जाएगा, तो आ जाएगा 2mk बराबर p²। तो स्क्वायर हटाओगे तो क्या जाएगा? √2mk। तो देखो यहाँ पर लिखा है √2mk। अब k बराबर निकालना हो तो क्या आएगा? p²/2 है, क्योंकि अगर स्क्वायर नहीं हटाएंगे या खाली k निकालें हम, तो k बराबर ये p², तो p² रहेगा ही, और नीचे 2m आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत काम का फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक, और इसकी प्रूविंग भी आती है, तो प्रूविंग के लिए कि लेट द बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स f इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, इट्स डिस्प्ले डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इट प्रोड्यूसेज एन एक्सेलरेशन है, एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेज फ्रॉम u टू v इन मूविंग डिस्टेंसेस। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन,
तो वर्क डन बाय द फोर्स बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस। यही इक्वेशन फिर से यूज करेंगे फ्रॉम रिलेशन दिस वन। तो एस बराबर ये वैल्यू आ गया, एस की वैल्यू ये उठा के इस वाले में क्या करेंगे, ये एस की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे और एफ की वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे। दोनों जब रखेंगे तो वर्क डन बराबर एम ए इंटू दिस वन। सिंप्लीफाई करेंगे ये वैल्यू क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओपन करेंगे तो दिस माइनस दिस, ठीक है। दैट इज वर्क डन बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन बराबर के एफ माइनस के आई, दैट इज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। आगे लिखा है फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो 3 टाइप्स ऑफ मोशन नेमली ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। तो 3 तरह की काइनेटिक एनर्जी भी होता है। सो द काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो ऑफ 3 फॉर्म्स, ठीक। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, इफ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजिशन तो उसे हम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, ठीक। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे पंखा रोटेट होता है तो वहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे रोड पर कार चलती है तो उसके अंदर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। कोई दिक्कत, तो यह आपको ध्यान रखना है। अ मोलिक्यूल विद 2 और मोर देन 2 एटम सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2O, NH3, अमोनिया एक्सेट्रा इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मोलिक्यूल। और जो पॉलीएटॉमिक मोलिक्यूल होते हैं पॉजेस ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, ठीक है। इन सॉलिड द एटम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड सो दे पॉजेस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इन अ पॉलीएटॉमिक मोलिक्यूल। अब पॉलीएटॉमिक मोलिक्यूल जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा एटम हैं उन्हें हम पॉलीएटॉमिक मोलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 वाले को बेसिकली डाईएटॉमिक कहते हैं, 2 से ज़्यादा वाले को पॉलीएटॉमिक कहते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी पूछा जाता है। ये टेबल आप लोग यहाँ से देख के नोट करके याद कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी तो बहुत सारे फॉर्म्स के एनर्जी होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बहुत सारी हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म है सोलर एनर्जी। द एनर्जी रेडिएटेड आउट बाय द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, ठीक। आगे लिखा है यहाँ पर हीट एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड ऑन बर्निंग कोल, ऑयल, वुड और गैस इज हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच प्रेजेंस ऑफ विच अदर ऑब्जेक्ट्स आर सीन, जिसकी प्रेजेंस की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं वो लाइट एनर्जी है। केमिकल और फ्यूल एनर्जी, द एनर्जी पॉजिटिव बाय फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, उसे केमिकल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया हाइड्रो एनर्जी, द एनर्जी पॉजिटिव बाय फास्ट मूविंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। Electrical energy, when 2 dry bodies are rubbed together they get charged due to the movement of free electrons from one body to another, so they possess electrical energy. Nuclear energy, the energy released to loss in mass during the process of nuclear fission or fusion is called nuclear energy. Geothermal energy, the energy released in nuclear disintegration in the interior of earth gets stored deep inside the earth, उसे हम geothermal energy कहते हैं। विंड एनर्जी, द एनर्जी पॉजिटिव बाय द फास्ट मूविंग एयर और स्टॉर्म इज कॉल्ड विंड एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का डिवाइस का नाम डायनेमो है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करने का नाम मोटर है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करने का नाम आयरन डिवाइस है। आयरन नहीं कि मतलब इस तरीके के हीटिंग ऑब्जेक्ट वाले सब। और हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा थर्मोकपल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलता है स्पीकर। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है माइक्रोफोन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है चार्जिंग बाय बैटरी, ठीक है। और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है सेल को अगर या बैटरी को यूज कर रहे हैं वो। केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल रहा है लाइट जो कैंडल ऑफ बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, या बर्निंग ऑफ कोई भी ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, ठीक। और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने वाला चीज़ कौन है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। जैसे सन के पास क्या होता है फोटोसिंथेसिस, ये चीज़। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कौन बदलता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। और लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन बदलता है, फोटोसेल, ठीक है, फोटोसेल। ये सारे एग्जाम्पल हैं कन्वर्जन के जो कि आपको याद रखना है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। बाकी बहुत तरह के कन्वर्जन यहाँ पर होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये ध्यान रखना है कि वेन एवर मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस टू अदर फॉर्म्स it is always in the form of kinetic energy and not in the form of potential energy.
ध्यान रखना कि वेन एवर मैकेनिकल एनर्जी चेंजेस टू अदर फॉर्म, तो इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. दैट इज stored potential energy first changes into kinetic energy and then kinetic energy changes into other forms. ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है. While transformation of energy from one form to other desired form, the entire energy does not change into desired form. कभी नहीं होगा पूरा का पूरा, but a part of it changes either to some other undesirable form. Usually heat due to friction की वजह से जो हीट होता है, और अ पार्ट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग्स ड्यू टू द रेडिएशन विच इज़ नॉट यूजफुल. दिस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टू अनडिजायरेबल और नॉन यूजफुल form is called dissipation of energy. Since this part of energy is not available to us for any productive purpose, so we call this energy as the degraded form of एनर्जी, डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये आपको ध्यान रखना है. तो ये था हमारा इस चैप्टर में, ठीक है. ये एक्सरसाइज 2 भी है, इसमें भी आपको इसी तरीके के फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, और बाकी सब उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको करने रहेंगे, ठीक है. इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है करने के लिए. ये इस तरह तो मैंने बता ही दिए कि बॉडी का मास दे दिया, मोमेंटम दे दिया, बोला काइनेटिक एनर्जी निकालो. डायरेक्ट फार्मूला रखो भाई काइनेटिक एनर्जी का कि K बराबर P²/2m, आंसर आ जाएगा. स्पीड ऑफ द बॉडी, जब काइनेटिक एनर्जी आ ही जाएगा तो स्पीड भी निकाल लेंगे, किससे, 12mv² से. तो बड़ा ईजी हो जाता है फार्मूला, अगर आपको याद है तो प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा. अगली एक्सरसाइजेज है मेरे प्यारे बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो अगले क्लास में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं ताकि लेक्चर लंबा ना हो, फिर भी लगभग 1 घंटे के करीब होने को है. तो अगली एक्सरसाइज में हम लोग कवर अप करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है. इस लेक्चर में इतना ही. जितने टाइप के क्वेश्चंस को हमने टिक करके रखा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है. ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रेशियो वाले सवाल ज़रूर कर लेना. ये रेशियो वाले जो पैटर्न है ये ज़रूर करना. ना आए तो एक बार हमसे बोल देना कि सर जी नहीं आया, आप हमको बता दो, हम बता देंगे. इस तरीके का सवाल भी आता है, ठीक. तो बड़ी इजी क्वेश्चन इस तरीके का आता है. जैसे कि यहाँ पर ये सवाल क्या दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, कि इफ़ द स्पीड ऑफ कार इज हाफ्ड, हाउ डज इट्स काइनेटिक एनर्जी चेंजेज. स्पीड को आधा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा. बताइए कैसे, देखो भाई करके बता दे रहे हैं. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बच्चा, 12mv². अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लो K' है, तो K' कितना हो गया, हाफ. बॉडी का मास तो बदला नहीं, स्पीड को केवल आधा किया गया है, तो v/2 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 1/2mv² डिवाइडेड बाई 4. ये वैल्यू किसकी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही तो है, तो K' बराबर क्या आ गया, K/4 आ गया ना. तो यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी K/4 हो जाएगी. बाकायदा सोल्व करके आपको दिखाना रहता है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. अब अगला लेक्चर जो होने वाला है पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. जो आज के लेक्चर में जो भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट आएगा, कमेंट में बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दो, ये वाला क्वेश्चन बता दो, ये वाला क्वेश्चन बता दो. हम सब बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी. लेकिन एक इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल करने में टाइम लगता है, समझाने में टाइम लगता है. तो कहो 1 घंटे में केवल हम 10 से 12 न्यूमेरिकली समझा पाएँ यहाँ पे, ठीक है. इसलिए हम कंटेंट के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल समझा देते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को छोड़ देते हैं. आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं आएगा मैं बताऊंगा. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है 23, लेकिन मैंने इसको छुआ इसलिए नहीं क्योंकि ये पूछा नहीं जाएगा आपके बोर्ड में, देख लेना, ठीक. बाकी ईजी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है बच्चों. अब एक ही रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक काम करना है. आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना. फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए आप सब मुझे प्यार दीजिए और प्यार भर के दिखाइए. इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं कम से कम 50, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटा सा चैनल है तो लाइक टारगेट आपको दे रहे हैं 50. 50 लाइक पूरा करो, अगला वीडियो इंपॉर्टेंट पाओ फटाफट, ठीक है बच्चों. आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद.